हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील मोटिया आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। आज अपन भौतिक विज्ञान की फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? इसका अर्थ स्थिर आवेश का अध्ययन। तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या हुआ? स्थिर आवेश का अध्ययन। स्थिर आवेश है वो किसी एक बिंदु पर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और जिस शाखा के अंतर्गत अपन इसका अध्ययन करेंगे वो शाखा स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी। तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा इनसे निर्मित विद्युत क्षेत्र के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया पर अध्ययन किया जाता है, वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। आप इसको छोटी परिभाषा के रूप में इतना भी दर्शा सकते हैं कि वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों पर अध्ययन किया जाता है वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी इसके अंतर्गत अपन जितने भी बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे उन सभी बिंदुओं पर आवेश किसी एक बिंदु पर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। किसी भी प्रकार से वो गतिशील नहीं होगा। अब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अपन 3 चैप्टर में अध्ययन करेंगे। वो 3 चैप्टर कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला चैप्टर का ये होगा विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। सेकंड चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे विद्युत विभव एवं विभवांतर। विद्युत विभव एवं विभवांतर। और थर्ड पॉइंट अपना रहेगा संधारित्र तथा धारिता। संधारित्र तथा धारिता। इस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत इन 3 बिंदुओं पर अपन अध्ययन करेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव एवं विभवांतर और संधारित्र तथा धारिता। इन प्रत्येक बिंदुओं पर आवेश एक जगह क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो आज के अध्ययन में अपन सबसे पहले पॉइंट विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश का। नेक्स्ट टॉपिक विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक बिंदु पर विचार करते हैं। द्रव्यमान सबका पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में एक टॉपिक भी पढ़ा था अपन ने, गुरुत्वाकर्षण। द्रव्यमान क्या होता है? एक विशेष प्रकार का गुण होता है। किसी भी पिंड के पास में कोई द्रव्यमान है वो एक विशेष प्रकार का गुण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वो किसी दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है या गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। विशाल पृथ्वी के पास में क्या है? द्रव्यमान। ये किसका अनुभव करती है? गुरुत्वाकर्षण बल का। या किसी दूसरे पिंड पर क्या उत्पन्न करती है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो अपना पॉइंट ये है द्रव्यमान का कि द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है और गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है या अनुभव करता है और इसके अतिरिक्त गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो स्थिर वैद्युतिकी में उसी द्रव्यमान के स्थान पे अपने पास में जो बिंदु है वो क्या आ जाएगा? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश क्या करेगा? विद्युत बल उत्पन्न करेगा या विद्युत
बल का अनुभव करेगा और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जैसे द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है और गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत आवेश क्या करेगा, विद्युत बल का अनुभव और विद्युत क्षेत्र, ये बात ऐसा नहीं। अब इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि विद्युत आवेश प्रत्येक पदार्थ के पाए जाने वाला एक लाक्षणिक गुण होता है। जैसे ये पदार्थ अपने पास में है, इस पदार्थ को यदि अपन किसी हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़ों के पास में अपन लेकर जाएं तो किसी प्रकार की कोई इन दोनों के मध्य अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। लेकिन इस पदार्थ को अपन किसी वस्तु से ऐसे रगड़े, घर्षण करें और रगड़ने के बाद में इस पदार्थ को उन्हीं कागज के टुकड़ों के पास में लेकर जाएंगे तो ये पदार्थ क्या करेगा, उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, अर्थात आकर्षण करेगा। तो घर्षण के बाद में इसमें ऐसा एक गुण क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। उसी गुण को क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। तो इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या हो जाएगी कि विद्युत आवेश प्रत्येक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इनके प्रभाव को अनुभव करता है। विद्युत आवेश की परिभाषा देखें तो विद्युत आवेश की परिभाषा, विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इनके प्रभाव का अनुभव करता है। यानी पहले से कहीं पर ये विद्युत क्षेत्र यदि उपस्थित है तो ये उनका क्या करेगा, अनुभव करेगा। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए भी अपन को आवेश की आवश्यकता है और इनके अनुभव को, इनके प्रभाव को अनुभव करने के लिए भी अपन को आवेश की आवश्यकता होगी। तो ये इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा हो गई। और साधारण रूप से अपन ये कह सकते हैं आवेश के बारे में कि घर्षण के कारण प्रत्येक पदार्थ में उत्पन्न लाक्षणिक गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। छोटी सी परिभाषा, साधारण सी परिभाषा के रूप में अपन दे सकते हैं कि घर्षण के कारण प्रत्येक पदार्थ में उत्पन्न लाक्षणिक गुण विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। लाक्षणिक गुण, घर्षण के कारण प्रत्येक पदार्थ में उत्पन्न लाक्षणिक गुण विद्युत आवेश कहलाता है। ये इसकी साधारण सी परिभाषा हो गई। अब देखिए, जिस पदार्थ पर आवेश का गुण उत्पन्न होता है, जैसे मान लिया अपने पास में ये पदार्थ है और इस पदार्थ को इससे अपन ने रगड़ा इस प्रकार से, तो ये दोनों पदार्थ घर्षण के कारण इनमें ऐसा गुण उत्पन्न होगा जिससे ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो इन दोनों पदार्थों को उत्पन्न उस गुण को अपन क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। और ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, विद्युतमय पदार्थ। अर्थात जिन पदार्थों पर आवेश का गुण उत्पन्न होता है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युतमय पदार्थ। अपनी नेक्स्ट परिभाषा, विद्युतमय पदार्थ। विद्युतमय पदार्थ तो विद्युत आवेश जिस पदार्थ पर ये गुण उत्पन्न होता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, विद्युतमय पदार्थ। तो अपनी नेक्स्ट परिभाषा हो जाएगी विद्युतमय पदार्थ। वह पदार्थ है, विद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। विद्युतमय पदार्थ वह पदार्थ जिनमें घर्षण के कारण आवेश का गुण उत्पन्न होता है वे विद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अपने पास एक कंघी है, उसको सूखे बालों से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद में वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। तो घर्षण से पहले इस कंघी में ऐसा गुण उत्पन्न नहीं था, ये इसकी सामान्य अवस्था है।
और घर्षण के बाद में इसमें ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है, तो वही कंघी घर्षण के बाद में विशेष प्रकार के गुण को दर्शाती है। तो वैद्युत में होने का अर्थ यह है कि वह पदार्थ अपनी सामान्य अवस्था से भिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है, वो वैद्युत में पदार्थ कहलाती है। एक बात और ध्यान देना स्टूडेंट्स कि किसी भी पदार्थ में ये आवेश का आकर्षण का ये जो गुण उत्पन्न हो रहा है वो कब उत्पन्न हो रहा है, जब दो वस्तुओं को अपन इस प्रकार से रगड़ते हैं। रगड़ने का अर्थ घर्षण से हो गया, यानी अपन दो वस्तुओं को घर्षण करते हैं, तो इस कारण इसको अपन क्या कह सकते हैं, घर्षण वैद्युतिकी भी कह सकते हैं। घर्षण के कारण ये गुण उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए घर्षण वैद्युतिकी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आवेश की संकल्पना किस आधार पे दी जा सकती है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना किसी भी प्रकार के उदाहरण से अपन ले सकते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण की बात करें, सोडियम। सोडियम में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, प्रोटॉन भी कितने हो गए हैं, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखे इसका 2A1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2A1। अब इस सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए, या तो यह यहां पर अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो ये क्या करेगा, भागतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए या तो क्या करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। इसके लिए आसान कार्य ये है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। तो उत्सर्जित करने के बाद में इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2A इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगा, तो इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां देखना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में कितना कम है, 1 कम है, तो यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया। यहां पर आ जाएगा क्या, +1, और इसको अपन क्या कहेंगे, धनावेश। क्या कहेंगे, धनावेश। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 17 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, 287। अब इसको अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा या एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए क्या है, अधिक सुविधाजनक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इस क्लोरीन पर क्या हो जाएगा, 2 और 8। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो रही है, 17 ही रह रही है। तो इस बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में कितना अधिक है, 1 अधिक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहां इसको अपन क्या कहेंगे, ऋणावेश। अब देखना धनावेश और ऋणावेश यहां पर कब आए, जब सोडियम ने अपनी एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया, दान किया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। इसका मतलब है कि इनका ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण आ रहे हैं। तो ये चार्ज के ये तो धनावेश और ऋणावेश कब आए, जब इन्होंने अपने एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश की जो संकल्पना है वो किस आधार पर दी जा सकती है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन का यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, धनावेश आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, अर्थात कमी होती है, तब धनावेश होता है। और यहां देखना 7 इलेक्ट्रॉन और यहां कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर अधिक हो गई, ऋणावेश उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होती है तो वो किसको दर्शाती है, ऋणावेश को दर्शाती है। इसको अपन लिखें, तो आवेश की संकल्पना दर्शाती है
ऋणावेश को दर्शाती है। आए समझ? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की जो वृद्धि होती है वो ऋणावेश को प्रदर्शित करती है, जैसा हमने यहाँ पर इसको उदाहरण के रूप में समझा। अच्छा, यहाँ पर एक नोट का पॉइंट आता है। अपने यहाँ लिखा है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दे सकते हैं? ऐसा क्या कारण है कि प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जा सकती है? देखते हैं अपन यहाँ पर प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जा सकती? तो देखना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है mp, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। इन दोनों आवेशित कणों के द्रव्यमान की तुलना करें, इन दोनों आवेशित कणों के द्रव्यमान की तुलना करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की तुलना में 1835 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1835 गुना अधिक होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन क्या होता है? भारी होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। एक कारण और है अपने पास में यहाँ पर, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको कि ये इतना गुना भारी कैसे हुआ। इसके अलावा एक कारण और है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन, किसी भी तत्व की नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य प्रकृति का सबसे खतरनाक बल, जिसे अपन कहते हैं परबल नाभिकीय बल। प्रोटॉन के मध्य परबल नाभिकीय बल, परबल नाभिकीय बल कार्यरत होता है। प्रोटॉन के मध्य प्रकृति का सबसे खतरनाक बल अर्थात परबल नाभिकीय बल कार्य होता है। तो इस बल के प्रभाव के कारण भी इन प्रोटॉनों का बंधन मुक्त नहीं होता। इस नाभिकीय बल के कारण भी ये प्रोटॉन और प्रोटॉन परस्पर अलग नहीं होते हैं। इस कारण प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जा सकती है। तो यदि कोई आपसे ये पूछे कि प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों नहीं दी जा सकती है, दो कारण अपने पास में है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1835 गुना अधिक होता है, यानी भारी होता है। और दूसरा, प्रोटॉन के मध्य परबल नाभिकीय बल कार्य करता है। इस कारण इन दोनों स्थितियों के कारण प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जा सकती है। अब एक चीज ये बताऊं कि किस प्रकार से आया 1835 गुना अधिक भारी, किस प्रकार से हुआ? बहुत ही आसान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। अब अपन को इनके द्रव्यमान में तुलना करनी है, कौन भारी है और कितना गुना भारी है। अपन इनको समीकरण नंबर दिया 1 व 2। समीकरण 1/2 से समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देंगे तो समीकरण 1 में द्रव्यमान प्रोटॉन का है, किसका भाग लगेगा? द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। इधर 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम बटे में आ जाएगा 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। इधर देखना, mp बटा me बराबर 1.67 बटे 9.1
10 की घात माइनस की 31 ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके 10 की घात माइनस की 31 क्या हो जाएंगे प्लस के, और 10 की घात 27 माइनस के तो ऊपर जाके इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 10 की घात माइनस के 27 को 10 की घात प्लस 31 से गुणा करेंगे तो ये दोनों आधार समान होने के कारण इन भागों का क्या होगा योग हो जाएगा। टोटल घात कितनी बच जाएगी 10 की घात 4। तो देखना एम पी बटा एम ई इन दोनों का भाग लगाया तो भाग लगाने पर संख्या प्राप्त होगी 0 1 8 3 5 1 10 की घात 4 एम पी बटा एम ई इस संख्या को 10 की घात 4 अर्थात 10,000 से गुणा करेंगे तो वो संख्या होगी 1835.8। यहां से आगे देखना इधर Mp यानी द्रव्यमान प्रोटॉन का बराबर 1835.8 और ये इधर वज्र गुणा होगा तो क्या हो जाएगा Me। अर्थात स्पष्ट हो गया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की तुलना में 1835.1 गुना अधिक होता है, जो चीज अपन ने यहाँ पर एक बार लिखी। आगे समझ में तो कौन भारी होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी होगा। स्टूडेंट्स आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो आज की जो टॉपिक पढ़ाई है वो आपको समझ में आए होंगे। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है वो आवेश के बारे में छोटी सामान्य जानकारी है, ये जानकारी आपको यहाँ तक याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।